हेलो चिल्ड्रेन, आज आपको बताना है ओम्स लॉ के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप 10 क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 12 में भी पढ़ना है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड का अंतर है, मतलब 12 में आपको 10 वाला भी पढ़ना है और 12 वाला तो पढ़ना ही है। तो पहले हम आपको बताएंगे 10 में जो आप पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हल्का पहले हम लोग रिपीट कर लें, उसके बाद आगे देखेंगे। तो ओम्स लॉ है क्या, पहले हम लोग ये देखें। ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across two ends of conductor. At constant temperature, the amount of current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across two ends of the conductor. क्या कहता है? कहता है कि मान लेते हैं कोई कंडक्टर, एक कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर है। ए बी कंडक्टर से मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। तो कहता है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर। यहां का मान लेते हैं पोटेंशियल V1 है, यहां का पोटेंशियल V2 है। करंट फ्लो हो रहा है A से B की तरफ। इसका मतलब है, जैसा आप जानते हैं, यह है हायर पोटेंशियल, यह है लोअर पोटेंशियल। तो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, यह जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब V1 माइनस V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ I, या पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब कहता है कि ये प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर, बहुत काम देता है। तो जहां R क्या है, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दरअसल एक कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं। इस कांस्टेंट ले लिए यहां R। यही R क्या है? R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यही जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को कहा जाता है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इसको बोला जाता है। तो यहां आर क्या है? आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यही जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस दरअसल क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है? एक्चुअली कहता है कि रेजिस्टेंस जो है, एक कोई भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है? एक्चुअली फ्लो ऑफ करंट में रुकावट डालता है। क्या है? मान लेते हैं एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसका लंबाई मान लेते हैं L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A, इससे करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कहता है कि रेजिस्टेंस क्या है? ये जो भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? जो करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या है? तो किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है विच प्रोड्यूसेज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। क्या करता है? एक रुकावट पैदा करता है। रेजिस्टेंस क्या है? हर एक कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है विच प्रोड्यूसेज एन ऑब्स्ट्रक्शन। जो क्या करता है? विच प्रोड्यूसेज द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये तो जान गए कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। अब कहता है कि क्या ये जो रुकावट पैदा करता है, कितना रुकावट पैदा है, किस पर डिपेंड करता है? तो कहता है ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन length of conductor and cross section area of conductor। ये क्या है? तो कहता है कि ये रुकावट तो पैदा करता है, लेकिन यह जो रुकावट पैदा करता है, कितना पैदा करता है? इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अभी लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड तो करता है, कैसा डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है तो कैसा डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है तो कैसा डिपेंड करता है? तो कहता है कि लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा।
लेकिन एरिया जिसका जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उसका कम होगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं तो कहता है हियर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन यदि कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसका मोटाई जब ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को मिला दीजिए, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इसको भी इक्वल करने के लिए हमें कांस्टेंट ले लेते हैं एल बाई ए, वेयर रो क्या है, इज द कांस्टेंट है। रो मतलब एक कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इसको कहते हैं। एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहलाता है। ये जो रो है, रो क्या है, एक कांस्टेंट है, ए रेजिस्टिविटी विच कॉल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये जो रो है, रो एक सिंबल है। रो क्या है, तो रो कहता है कि ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहते हैं, या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल का नेचर पर डिपेंड करता है। मतलब कोई कंडक्टर क्या चीज का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। मतलब यदि आप मटेरियल चेंज कीजिएगा कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर का लंबाई छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, ये उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता। हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक्चुअली वो जो कंडक्टर है, कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि वह कंडक्टर कौन सा मटेरियल से बना है। तो मटेरियल का नेचर है तो ये निश्चित रूप से वह जो प्रॉपर्टी है, यह जो रेजिस्टिविटी है, उसके लेंथ पर या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यह कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यदि कोई कंडक्टर का लंबाई बहुत ज्यादा है तो मटेरियल तो ही रहेगा, मटेरियल थोड़े चेंज हो जाएगा। कोई कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है या ज्यादा है, मतलब मोटा है या पतला है, तो उसका मटेरियल थोड़े चेंज हो जाएगा, मटेरियल तो ही रहेगा। तो मटेरियल वही रहेगा, मतलब रेजिस्टिविटी वही रहेगा। तो
एक कहता है कि रेजिस्टिविटी जो होता है मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन मटेरियल के लेंथ मतलब कंडक्टर के लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अब यहां जरा दो टर्म आ गया, एक टर्म आ गया रेजिस्टेंस, एक दूसरा टर्म आ गया रेजिस्टिविटी आ गया। अब ये जरा रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टिविटी है, पहले इसका जरा हम लोग यूनिट डायमेंशन देखें, तो आगे हम लोग और देखेंगे इसके बारे में। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पहले हम लोग देखें। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? V इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला पर है, तो R इक्वल टू क्या हो गया? V बाई आई। सो SI यूनिट हो गया, SI यूनिट V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया वोल्ट और करंट का हो गया एम्पियर। तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट, इसको कहेंगे वोल्ट पर एम्पियर, या यही वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है ओम कहा जाता है। इसका ये सिंबल है, ओम का ये सिंबल है। तो इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर कहिए, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं ओम कहते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? जरा इसका डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन क्या होगा? आर का डायमेंशन V बाई आई का डायमेंशन, मतलब पोटेंशियल का डायमेंशन लिख लीजिए, करंट का डायमेंशन लिख लीजिए, हो गया। और यदि पोटेंशियल का डायमेंशन नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वर्क डन बाय चार्ज इनटू आई। तो वर्क डन का हो गया mL² T-2, चार्ज का हो गया AT और करंट का हो गया A हो गया, मतलब रेजिस्टेंस का हो गया M L² T के पावर -3 A के पावर -2। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा M L² T के पावर -3 A के पावर -2। अब जरा रेजिस्टिविटी का हम लोग देख लें। रेजिस्टिविटी का भी यूनिट डायमेंशन देख लीजिए। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला हम लोग अभी देखें, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। तो SI में यूनिट हो जाएगा, R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हो गया ओम, A मतलब एरिया, एरिया का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ, लेंथ का हो गया मीटर, मीटर मीटर कट गया, कहेंगे ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा रो का डायमेंशन मतलब R का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन बटे L का डायमेंशन।
आर का डायमेंशन अभी हम लोग लिखे हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। एरिया का हो गया एल स्क्वायर और लेंथ का हो गया एल। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2। अब जरा हम लोग देखें, ये जो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, कोई कहे इस ओम को डिफाइन करने के लिए 1 ओम किसको कहते हैं? कोई क्वेश्चन पूछे ओम, डिफाइन 1 ओम किसको कहेंगे? डिफाइन 1 ओम। 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे? ओम क्या है? तो ओम तो रेजिस्टेंस का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो हम ओम नहीं पूछ रहे हैं, ओम क्या है नहीं, व्हाट इज ओम? तो ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम किसको कहेंगे? सिंस R इक्वल टू क्या है? V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई कहता है, मान लेते हैं करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये हो गया 1 ओम हो गया। मतलब कह सकते हैं कि यदि कोई कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस -V1 -V2 का वैल्यू हो जाए 1 वोल्ट, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है I इक्वल टू हो जाए 1 एम्पियर, तब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे 1 ओम कहेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज 1 ओम ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड ऑफ द कंडक्टर 1 वोल्ट, then the resistance of conductor is called 1 ohm। इसी में एक पढ़ना है ओमिक एंड नॉन ओमिक, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, या करंट एलिमेंट? यदि इसको हम ग्राफ से देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यदि हम एक ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस पर हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लें करंट ले लें, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल ले लें, तो कहता है कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। VI ग्राफ ये होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। VI ग्राफ कैसा होता है? तो कहता है कि यहां VI ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है,
लीनियर होता है। तो जो भी कंडक्टर इस नियम को फॉलो करता है उसका पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ होता है वह ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा जो ओबे करेगा, जो नियम का ओबे करेगा। इसको हम लोग कहेंगे ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर या इसी को बोला जाता है ओमिक करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। और जो इस तरह के ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा, जो फॉलो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक करंट एलिमेंट हो जाएगा। तो ओम्स लॉ को जो कंडक्टर फॉलो करता है, मतलब जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसका स्ट्रेट लाइन बनेगा उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे, और जिसका पोटेंशियल और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। अब एक नया टर्म लिखिए, एक टर्म है कंडक्टेंस। एक कंडक्टेंस क्या होता है? नाम से ही लग रहा है ये रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है। तो रेजिस्टेंस से जब मिलता जुलता है तो कहते हैं द रेसिप्रोकल, उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब कह सकते हैं कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के उल्टा को हम लोग कंडक्टेंस कहेंगे, या C इक्वल टू हो जाएगा 1/R। C इक्वल टू हो जाएगा 1/R हो जाएगा, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं। R का क्या होता है, अभी हम लोग लिखे थे V/I, तो C इक्वल टू हो जाएगा V/I, तो ये हो जाएगा I/V। कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा I/V हो जाएगा। इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा? अब जरा इसका यूनिट डायमेंशन देखिए। इसका यूनिट हो गया 1/R, 1/ओम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पर ओम, इसको हम लोग बोलेंगे पर ओम, या इसी को बोलते हैं महो, या इसी को बोलते हैं सीमेन। तो कंडक्टेंस का यूनिट हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पर ओम कहते हैं, या इसी को महो बोलते हैं, या इसी को सीमेन बोलते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन C का डायमेंशन 1/R का डायमेंशन हो जाएगा।
अभी आर का हम लोग रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखे थे। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या लिखे थे? रेजिस्टेंस का डायमेंशन हम लोग लिखे थे एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। तो उलट देंगे तो हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 3 a के पावर 2। तो कंडक्टेंस का डायमेंशन हो गया m के पावर -1 l के पावर -2 l के पावर 3 a के पावर 2। अब एक और टर्म आ जाइए, एक और टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या है? जिस तरह रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं, उसी तरह रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टिविटी कहेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या है? तो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल, उसके उल्टा को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। मतलब कह सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 1 बाय रो। सिंपल हम लोग मीनिंग ये समझे कि रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट डालता है, फ्लो ऑफ करंट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट में रुकावट पैदा करता है, रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है। रेजिस्टिविटी भी वही प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? उसको सपोर्ट करेगा। यदि कोई कंडक्टर का कंडक्टेंस जितना अधिक होगा, करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। रेजिस्टिविटी अपोज करता है, कंडक्टिविटी सपोर्ट करेगा। यदि कोई कंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब उससे करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो ये कंडक्टिविटी हो गया। जरा इसका भी हम लोग यूनिट डायमेंशन देख लें। R इक्वल टू था रो L बाई ए। सो सिग्मा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए बाई एल। तो हो गया 1 बाई रो के जगह पर लिख दें रो इंटू ए बाई एल। तो ये हो गया एल बाई आर इंटू ए। इसका यूनिट देखिए, लेंथ का हो गया मीटर, ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। कट गया 1 बाई ओम मीटर, या इसी को हम लोग कहेंगे पर ओम, पर मीटर। तो इसको हम लोग बोलते थे महो, बोलते हैं महो पर मीटर, या इसी को कहेंगे सीमेन पर मीटर। तो रेजिस्टिविटी का
यूनिट हो गया सीमेन पर मीटर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का उलट देंगे तो रेजिस्टिविटी का क्या था डायमेंशन? तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन था m के पावर -1 m l के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -2। तो इसका हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 3 a के पावर 2। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन हो गया m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 3 a के पावर 2। हो गया? तो हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। अब जरा हम लोग एक रिलेशन जानना है। हम लोग पढ़े थे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी पढ़े थे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े। तो जरा ये दोनों में रिलेशन देखिए, ये दोनों का क्या रिलेशन है, जरा हम लोग रिलेशन देखें। एक रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। आप रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलिए हम लोग जरा इसको देखें। ओम्स लॉ क्या कहता है? According to Ohm's law, V इक्वल टू आई है। ये तो पढ़े, ओम का नियम है, V इक्वल टू आई आर है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। तो V इक्वल टू हो गया आई, आर का वैल्यू यहां से भर दीजिए, रो एल बाई ए। तो हो गया V इक्वल टू आई रो एल बाई ए। हमको करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालना है। इसका मतलब क्या करना होगा? इसको करंट डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो करंट डेंसिटी के पहले तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू पढ़े होंगे V बाई एल या dV बाई dr, जो रिलेशन पढ़ते हैं तो dV बाई dr कहिए चाहे V बाई एल कहिए। और V इक्वल टू क्या हो गया? E इंटू ए। एंड करंट डेंसिटी क्या पढ़े हैं? करंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जरा देखिए, ये वैल्यू पुट अप कीजिए। सो V को हम लोग लिख सकते हैं क्या? E इंटू एल।
E इंटू एल, यहां क्या है, I बाई ए है, I बाई ए, रो इंटू एल, तो एल एल कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू हो गया रो I बाई एल जी। तो E इक्वल टू हो गया रो इंटू जे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी। आप एक और जानते हैं, रो इक्वल टू जानते हैं 1 बाई सिग्मा, या सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो जानते हैं। जरा इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। E इक्वल टू हो गया 1 बाई सिग्मा इंटू जे, तो आप लिख सकते हैं J इक्वल टू रो इंटू करंट डेंसिटी इक्वल टू, ये क्या है, कंडक्टिविटी है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। रो क्या है, ये है रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। सिग्मा क्या है, यह है कंडक्टिविटी है। तो यही जो होता है, ये जो करंट डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी इक्वल टू, ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही जो फॉर्म है, यही जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं, इस रिलेशन को हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं, दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है, यही जो रिलेशन आता है, J इक्वल टू कंडक्टिविटी, मतलब करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही जो रिलेशन आता है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसी को बोला जाता है। ये तो हो गया। अब यही जो पढ़ना है, यही जो ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टिविटी हुआ, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, और साथ साथ ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इसी को पढ़ना है। एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारा चीज पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, यही एक्चुअली 12 का मेन चीज है। आप या तो पढ़ते हैं ओम्स लॉ पढ़ते हैं, या रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, या रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, या कंडक्टेंस पढ़ते हैं, या कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टर्म है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आप पढ़ते हैं, यही हो गया। इसी के आधार पर आपको पढ़ना है, यही है 12 में जो आपको पढ़ना है, ये हो जो भी पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहां हम लोग साथ साथ ये भी जाने हैं कि एक डिफिनीशन में है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ में लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है भाई? यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा? इस सारा जवाब जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो सारा प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा कि आखिर यह
कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही क्यों होता है? ओम्स लॉ जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही क्यों होता है? तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।